जी हां, बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर को निशाना बनाए जाने के बाद कनाडा में सड़कों पर उतरकर सैकड़ों हिंदू कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। ये पूरा माजरा क्या है और कनाडा में आखिर हो क्या रहा है, इस पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। क्या हिंदुओं के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही? ऐसा इसलिए क्योंकि कई देशों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे ताजा मामला कनाडा और बांग्लादेश का है। कनाडा में हिंदुओं पर हमला किया गया और वो भी मंदिर परिसर के अंदर, और ये काम किया है खालिस्तान समर्थकों ने। सवाल ट्रूडो सरकार पर उठ रहे हैं। बताएंगे आपको कि भारत ने कनाडा को क्या क्या हिदायतें दी हैं। जी हां, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तो कई महीनों से हिंदुओं को खुलेआम टारगेट किया जा रहा है। मंदिरों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू महीनों से सड़कों पर उतरकर सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की यूनिट सरकार सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है और हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। कनाडा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर करेंगे बड़ी बहस। पहले बात करते हैं कनाडा की। आखिर कनाडा में ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? जी हां, और शुरुआत कनाडा की खबर से ही। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर प्रदर्शन हुए। हिंदुओं से मारपीट के विरोध में यह प्रोटेस्ट चल रहा है। हजारों हिंदू इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हिंदू सभा मंदिर में हिंदुओं पर हमला हुआ था और अब कनाडा के ब्रैम्पटन की ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर के बाहर हजारों की संख्या में कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू इकट्ठा हुए हैं। विरोध प्रदर्शन किया गया है और जो हमला हुआ गया था मंदिर के ऊपर, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई। Churches may have the power to give one suggestion and whole community follows that. I find it the strength of Hindu community that we don't become the herd, that one person says something and we follow. No, we have. When it comes to organizations, we need to strengthen organizations. There are organizations who do specific work of Kshatriya. तो ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारियों का कहना क्या है, जरा सुन लेते हैं। खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में और जो सोशल सिक्योरिटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असफल रही हैं। आज यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज़ बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू वो लॉयल रियल कनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहाँ से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके खिलाफ़ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ़ नहीं है, वो कनाडा के खिलाफ़ हैं और वो कनाडा के लिए गलत कर रहे हैं, कनाडा का नुकसान कर रहे हैं। तो आपने सुना प्रदर्शनकारी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान और कनाडा दोनों ही देशों का हम भला चाहते हैं, हमारे साथ ये सलूक क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है। सुशील कुमार सिंघल साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कनाडा से वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राकेश जी, पहला सवाल आपसे ही, कनाडा में ये जो कुछ भी हो रहा है ये कितना चिंताजनक है? और ये बात बार बार लगातार कही जा रही थी कि जैसे जैसे कनाडा के अंदर खालिस्तानियों का प्रभाव बढ़ेगा हिंदुओं पर हमले होंगे, और अब इस तरह के हमले हो रहे हैं। कनाडा की सरकार क्या वाकई इन हमलों को गंभीरता से लेती दिखती है या फिर स्थिति इससे बिल्कुल जुदा है?
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी मुझे लेने के लिए टीवी 9 के ऊपर। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आशंका बहुत पहले से बनी हुई थी जी। क्योंकि जिस तरह से कनाडा के जो हिंदू मंदिर हैं उनके ऊपर ग्राफिटी, उनके ऊपर जिस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद वेंडलाइज किया गया पिछले 2-3 वर्षों से, और उसके ये कनाडा की सरकार और कनाडा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने में नाकामयाब रही। और उसमें ये हुआ कि ये जो खालिस्तानी है इनके हौसले और बुलंद होते गए। इसमें सिर्फ यही नहीं मैं कहूँगा, इसमें कई सारी चीजें और जुड़ी हैं जिसमें आपको याद होगा कि यहीं ब्रैम्पटन में उन्होंने एक झांकी निकाली थी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए, जिसमें यहाँ के कनाडा के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने उसका विरोध किया था। उसके साथ ही मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, उनसे बात भी की थी। उसके अलावा विगत वर्ष 2023 में 8 जुलाई को जो भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर तमाम खालिस्तानी डंडे झंडे लेकर के इकट्ठे हुए और पूरे वायलेंट थे, मैं वहां पर भी मौजूद था। और तो ये उसके बाद में एक और घटना होती है कि जहां पर भी यहाँ कनाडा में भारत के लोग जो रह रहे हैं और जो पेंशन के लिए लिविंग सर्टिफिकेट अपने लेने जाते हैं उनको ये टारगेट करते हैं। और जब इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने में असफल रहती है या नहीं करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, जबकि वो वायलेंट होते हैं और जो भी कोई दिखता है उसको मारने की कोशिश करते हैं, अगर वो भारत समर्थक है और अगर वो हिंदू है तो उसके कारण से इनके हौसले लगातार बुलंद होते गए। इसी बीच में मैं कनाडा का नागरिक हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहुत जिस तरह से बयान दी कई सारी चौंकाने वाली बातें आप बता रहे हैं राकेश जी, और किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तब जबकि वहां पर पुलिस है, एक सरकार है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसी गतिविधियां आए दिन हो रही हैं। और देखिए कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस, ये कहा है एस जयशंकर ने। कनाडा ने आरोप लगाने का नया पैटर्न विकसित किया है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी की जा रही। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they are putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have you had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कि पॉलिटिकल स्पेस दी जा रही है चरमपंथी ताकतों को कनाडा के अंदर, जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 फॉर्मर डिप्लोमेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एस जयशंकर ने बड़ा 2 टूक तरीके से बताया है कि आखिर हो क्या रहा है कनाडा में, किस तरह से चरमपंथी ताकतों को, खालिस्तानियों को वहां पर पॉलिटिकल स्पेस दी जा रही है, जिसका नतीजा हमारे सामने। सॉल्यूशन क्या नजर आता है इसका, क्योंकि हर कोई ये आशंका जता रहा है कि इस तरह के हमले आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे कनाडा में। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक जयशंकर जी का बयान है, उन्होंने बिल्कुल एक हकीकत जो ग्राउंड पे आज की तारीख में जो ग्राउंड रियलिटी है उसको फॉर्मुलेट किया है। फैक्ट ऑफ कि कई सालों से वहाँ की जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, जीतते भी हैं। और एक समय था कि इनके डिफेंस मिनिस्टर एक ऐसे चरमपंथी और ऐसे एक्सट्रीमिस्ट थे जिनका इंडिया में आप कह सकते हैं कि उनके खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट्स भी थी। और जब वो हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ हमारे नेताओं ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने उन्हें रिसीव करने से मना कर दिया था।
बेसिक प्रोटोकॉल दिखानी पड़ती है, क्योंकि उस देश के वो राष्ट्रपति, ये रक्षा मंत्री थे जी। कहने का मतलब ये है कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम में ये बुरी तरह से घुस चुके हैं और नैरो पॉलिटिकल गेन्स के लिए वहाँ की जो सरकारें हैं इन्हें पेट्रोनाइज करती है। दूसरा, मेरे खास दोस्त जानकार जो वहाँ रह चुके हैं उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों की कंसंट्रेशन भी कुछ ऐसे एरियाज में है जहाँ मेन स्ट्रीम जो कैनेडियंस हैं, गोरे कैनेडियंस जिसे आप कह सकते हैं, वो नहीं रहते हैं और उन्हें कुछ परवाह नहीं है कि वहाँ ये आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर इस चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दे आर डिगिंग ए ग्रेव फॉर देमसेल्व्स। ये जो मूवमेंट बढ़ती चली जा रही है ये इनके लिए सिरदर्दी बन चुकी है। ये अभी इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इन्हें लगता है कि हमें कुछ हो नहीं रहा है, आपस में लड़ मर रहे हैं या हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं। और ये जो हिंदू पे अटैक की आपने बात करी है तो ये भी एक आप देखें तो कुछ समय से एक सिस्टमैटिक पैटर्न सा बनता चला जा रहा है। हमारा जो इंडियन डायस्पोरा था, पहले आप इंडियन अमेरिकन हुआ करते थे, इंडियन ब्रिटिश हुआ करते थे, इंडियन कैनेडियंस हुआ करते थे। अब ये होने लगा कि सिख कैनेडियंस, हिंदू कैनेडियंस, ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ये सब भी वहीं आ रहा है। और इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसके तार शायद ISI से जुड़े हुए हैं। यहाँ वो सिखों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट किया था उन्होंने 80s में, दुनिया जानती है। अब मालूम है उन्हें कि हिंदुस्तान में वो कामयाब नहीं हो पा रहा ISI, तो उन्होंने सब पॉइंट जो है कनाडा उसे चुना है और वहाँ प्रवोक कर रहे हैं। वहाँ उन्हें हिंदूज के खिलाफ लगा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के खिलाफ कर रहे हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग कि वो भारत पे दबाव डालें। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में ISI के तार जुड़े हुए हैं उन फोर्सेस के साथ जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलटा। बिल्कुल सही बात है सर। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हुए और हिंदुओं के साथ वहां पर जिस तरह का सलूक हो रहा है उसके खिलाफ भी आवाज उठ रही है। ताजा खबर आ रही है, निजी संपत्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति की समीक्षा हो, निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य नहीं ले सकता, संपत्ति की स्थिति देखना जरूरी है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जरा बताइए सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले का जो अहम पहलू है वो क्या है, इसके मायने क्या है? बिल्कुल समीर, देखिए जो 9 जजेस बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसमें से 6 सदस्यों ने बहुमत में ये फैसला दिया है कि सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती। क्योंकि आप देखते होंगे कि अधिग्रहण किया जाता है और उसके बाद सरकार उसका इस्तेमाल करती है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 और 39 का जो स्पष्टीकरण है वो करते हुए ये कहा है कि सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो सार्वजनिक हित में ना हो, और ये स्थितियां स्पष्ट करनी होगी सरकार को। और इसी के साथ ही जो अधिग्रहण है या अन्य तरीके से जो निजी संपत्ति ली जाती है सामुदायिक उपयोग के लिए या किसी अन्य उपयोग के लिए जो राष्ट्र हित में है या समाज के हित में है या किसी अन्य हित में है, तो वो हित स्पष्ट होना चाहिए और उसी के आधार पर निजी संपत्ति का इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जाता है। बहुमत ने फैसले में व्यवस्था दी है कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जस्टिस अय्यर का जो फैसला था उस फैसले को पलटते हुए ये फैसला दिया है और बहुमत के फैसले के बाद अब जो 2 अन्य जज हैं वो अपना फैसला सुना रहे हैं इस मामले में। जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत के फैसले में खारिज कर दिया है। जी समीर, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इसी मामले में जो पिछला आदेश था उसे पलटा है। शुक्रिया आपका पीयूष इस विस्तृत जानकारी के लिए। लौटते हम अपने आज के विषय पर। कनाडा में ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है और कनाडा सरकार को सख्त संदेश दिया है। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने हमले पर क्या कहा है।
देखिए, कनाडा में निशाने पर है हिंदू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत सख्त संदेश दिया गया है कनाडा को। क्या कहा गया है ये आइए आपको बताते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया एस जयशंकर ने किस तरह से कहा कि पॉलिटिकल स्पेस दिया जा रहा है चरमपंथी ताकतों को। यह है अहम वजह। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भयावह है। ऐसी हिंसा से भारत का संकल्प कमजोर नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। उम्मीद है कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। पीएम का यह सीधा सपाट संदेश कनाडा को कानून का शासन कायम रखेगा। कनाडा प्रधानमंत्री ने यह उम्मीद भी अपने संदेश में जताई, अपने बयान में जताई है। सिंघल सर, अब ये थोड़ा सा आप हमें समझाइए, कितना लॉजिकल लगता है एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट को हवा देकर, पैट्रोनाइज करके, पॉलिटिकल स्पेस देकर भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक संबंधों को लंबे समय के लिए खराब करने का क्या कोई भी सरकार रिस्क ले सकती है? क्या वाकई में वर्थ है कनाडा के लिए, कनाडा के लोगों के लिए, कनाडा के हित के लिए? ऐसा है कि हमें थोड़ा सा इसमें अंतर लाना पड़ेगा कि कनाडा की सरकार, कनाडा और जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, उनको आपस में एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो और इनके फादर जो थे पियरे ट्रूडो, वो हिस्टोरिकली नोन है कि इन्होंने हमेशा समहाउ खालिस्तानियों को समर्थन दिया। और जैसा कि हमें मालूम है कि सन 1985 में कनाडा में सबसे बड़ी जो टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें एयर इंडिया की जो फ्लाइट जो थी उसको बम से गिरा दिया गया, बम फट गया उसमें और 300-400 लोग उसमें मारे गए। तो उस वक्त भी मिसेस गांधी ने उनको बोला था, उनके फादर को, कि आप जो इनको एनकरेज कर रहे हैं इसको मत करिए। लेकिन कनाडा की समहाउ पॉलिसी रही है कि वो, नॉट कनाडा की कहना चाहिए मुझे, कि जस्टिस ये जो ट्रूडो फैमिली की ये कहीं समहाउ पॉलिसी रही है कि वो खालिस्तानियों के साथ मिलकर रहते हैं। और ये जस्टिन ट्रूडो तो बिल्कुल एकदम अपनी लिमिट क्रॉस कर गए हैं कि केवल जो है, जो उनको 20-25 हजार लोग हैं, उनके सपोर्ट से ही वो अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और जबकि वो रियलाइज नहीं करते हैं कि ये लोग जो हैं बहुत लिमिटेड हैं। और जैसा कि मेरे अभी मित्र कलीग ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है और बनती जा रही है कनाडा गवर्नमेंट के लिए। और इसका जो, जैसे ये मिस्टर पन्नू हैं, वो रोजाना कोई ना कोई धमकी दे देते हैं। कभी कहते हैं हिंदू वहां से निकल जाएं और जो है वहां से हम ये कनाडा का जो देखभाल है हम खालिस्तानी ही हम लोग करेंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है जो कि कनाडा की गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है शायद, क्योंकि वोट पॉलिटिक्स है। और जैसा कि मिस्टर आर्य चंद्रा हैं, कनाडियन एमपी, उन्होंने अभी कल स्टेटमेंट दिया कि ऐसा लग रहा है कि जो सिस्टम है, इवन जो आरसीएमपी है, उसमें खालिस्तानी घुस गए हैं। और इसका प्रूफ ये है कि एक जो है सार्जेंट है, उसको उन्होंने सस्पेंड किया, जो कि खालिस्तान का जो झंडा लेकर के वहां मंदिर में जब हो रहा था, कौंसलर कैंप लग रहा था, वहां पे उनके साथ में शामिल था और वो हमलावारों में से एक था। तो ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट, कनाडा की सरकार को जो है कोई अपना लेना, समझना पड़ेगा इसको कि बिल्कुल खालिस्तानियों को सपोर्ट करके उनको कोई उसमें फायदा नहीं है। बिल्कुल, हासिल क्या होगा खालिस्तानियों को सपोर्ट करके? कनाडा की सरकार को हासिल क्या होगा? जस्टिन ट्रूडो को हासिल क्या होगा? मनीष झा भी इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे साथ सीधे अमेरिका के न्यूयॉर्क से जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए कि कनाडा में ये जो स्थिति है, जिस तरह से खालिस्तानी चरमपंथी जो एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये अमेरिका के चुनावों में भी कोई मुद्दा है क्या? क्योंकि निज्जर वाले मामले में हमने देखा कि किस तरह से कनाडा के रुख के साथ खड़ा नजर आया अमेरिका। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी चुनाव का सीधा सीधा असर भारत और कनाडा के संबंधों पर पड़ने वाला है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जस्टिन ट्रूडो जिस वोक पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं, वही सब कुछ या उसी पॉलिसी के तहत बाइडन और उनकी उत्तराधिकारी कमला हैरिस आगे बढ़ने वाली है। तो अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो आप मानकर चलिए कि भारत और कनाडा के रिश्ते
फिलहाल सुधरते हुए नहीं दिखाई देंगे। देखिए, खालिस्तानी फैक्टर तो है, लेकिन हम केवल खालिस्तानी फैक्टर को उसके भरोसे आंख नहीं मूंद सकते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा असर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पर दबाव बनाने के लिए कनाडा का अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और वो साफ तौर पर दिखता है। वरना सोचिए, कौन है निज्जर, कौन है पन्नू। मुझे याद है कि मैं खुद भी जब अमेरिका आता था, न्यूयॉर्क आता था UNGA के सम्मेलन को कवर करने के लिए, तो पन्नू पर्चे बांटता था, और वो पर्चे के जरिए उसकी कोशिश होती थी कि खबरों में बने रहे ताकि ISI से कुछ चंदा मिलता रहे। और वही पन्नू आज इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका उसके पक्ष में खड़ा है और भारत से रिश्ते खराब कर रहा है। वही निज्जर इतना बड़ा हो गया कि कनाडा और भारत के रिश्ते आज सबसे खराब दौर पर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाकर निज्जर और पन्नू जैसे लोगों का इस्तेमाल करके दरअसल अमेरिका और उनके सहयोगी देश भारत पर अलग तरह से दबाव डाल रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ कब शुरू हुआ, जब से भारत ने ये कहा कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जब विदेश मंत्री जयशंकर ने, जब उन पर लगातार ये सवाल हो रहे थे कि आप रूस के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध में, तब उन्होंने कहा कि भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला देश है। और उसी के बाद भारत पर दबाव बनाने के लिए अचानक ये सब कुछ किया गया, और ठीक उसी की रेप्लिका यहाँ पन्नू की हत्या की साजिश के नाम पर। तो सीधा सीधा अमेरिका की जमीन से, अमेरिका की पॉलिटिक्स से और अमेरिका के चुनाव से भारत और कनाडा के जो खराब हो रहे संबंध है उसका सीधा कनेक्शन है। भारत अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से स्टैंड ले रहा है, ये भी शायद बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ये बात खटक रही है। और देखिए, ब्रैम्पटन के जिस हिंदू सभा मंदिर पर हमला हुआ, उसके पुजारी ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। कनाडा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। आज समय वो आ गया जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो हिंदू सभा मंदिर के बाहर किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन का सिलसिला किस तरह से जारी है, ये आपने देखा। यहीं का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं कि यहां के लोग, यहां के हिंदू पुलिस से आखिर कह क्या रहे हैं। Khalistan top already why don't you tell Hindus are back, go back or whatever? Why do you put Sharif police? They're sensible enough. We are not doing anything wrong. Look at them. They're just yelling in front of the road. Talk to these people. Tell them to Rastafari. Tell them to Rastafari. They are standing. Nobody is saying anything to them. They are biased. Everybody is listening and yelling. We are just trying to be very nice and nobody is saying anything. Of course. तो ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन दिख रहा है। अचल सर, एक चीज आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है वहां के जो रहने वाले, कनाडा के जो रहने वाले हिंदू हैं, उनकी मनस्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके रहन सहन और कनाडा में उनकी अपनी पोजीशन पर क्या अंतर आने वाला है इन सारी घटनाओं को देखते हुए? नहीं, जाहिर है एक मनोस्थिति तो बनेगी कि हर समय टकराव का माहौल बनेगा। और इनका जो अपना कनाडा में जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है, हिंदूज कंपैरेटिवली डोसाइल है। डोसाइल वर्ड पता नहीं ठीक है नहीं, मेरा मतलब लॉ अबाइडिंग है जी। और काफ़ी अब अगर गुजरातीज और ये दूसरे आप देखें अच्छे बिजनेस में हैं वहाँ, और उनकी एक रसूख है। और वो उनकी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा इतना बड़ा नहीं है जितना खालिस्तानियों का है। ये तो प्रॉम्प्टेड भी है, प्रवोक्ड भी है। तो वो तो कोई अलग से अपना अखंड भारत बनाने की या हिंदू बनाने की बात नहीं करते। मैं इसको इसलिए पूछ रहा था कि क्या आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कनाडा में भी खालिस्तानियों के खिलाफ क्या हिंदू कम्युनिटी कुछ करने की स्थिति में आएगी या करने का सोचेगी? क्योंकि इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं बल्कि रिपीटेड हो रही हैं और लगातार हो रही है। ठीक होता है, सब अपने आप में मस्त अचल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अचल जी के पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन जल्दी से राकेश तिवारी जी इस पर एक कमेंट, क्योंकि अभी अभी हमने वो वीडियो दिखाया जिसमें जो लोग हैं हिंदू सभा मंदिर के बाहर पुलिस वालों
के रुख और रवैये पर सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आमतौर पर पुलिस का रवैया कैसा होता है जब इस तरह की घटनाओं की शिकायत की जाती है और यह बताया जाता है कि हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? राकेश जी। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, कि यहाँ पर आमतौर पर माना जाता है कि कनाडा की पुलिस व्यवस्था जो है वो निष्पक्ष रहती है, लेकिन अभी जो हाल में घटना आई है कल की, जिसके अंदर में एक पुलिस अधिकारी सादे वर्दी में, सादे कपड़ों में पकड़ा गया है और पुलिस का मेंबर था, सदस्य था, पुलिस अधिकारी था। लेकिन उसके बाद में उसको स्पॉट किया गया और उसको, माफ कीजिएगा, तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुकी है, क्योंकि इसके पहले मंदिरों का पर वेंडलाइज किया गया, उनके तोड़ फोड़ की गई, उनके ऊपर ग्राफिटी लिखी गई। और ये एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम स्टेप था कि जब लोग डंडे झंडे लेकर के मंदिर में घुस रहे थे और मंदिर में घुसने के साथ में उन्होंने जो वॉलंटियर्स थे जिसमें महिलाएं थी उनको मारा, और पुलिस ने भी उल्टे ये काम किया कि पुलिस ने भी उन्हीं लोगों को, मंदिर के जो वॉलंटियर्स थे उनको मारा। ये भी वीडियो में जाहिर हुआ। तो आज के दिन यानी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लोग स्वतः स्फूर्त ढंग से मंदिर पहुंचे, मंदिर से लेकर के गुरुद्वारे तक में उन्होंने शांति मार्च किया अगेंस्ट द वायलेंस। और इसी बीच में पता लगा, मैं वहां पर अभी हाल तक में था, मतलब समझ लीजिए कि 10:30-11 बजे तक मैं वहां पर मौजूद था, जिसमें एंटिसिपेट किया जा रहा था कि खालिस्तानी जो है वो तलवारें इकट्ठा कर रहे हैं, वो शायद वहां पर आने वाले थे, शायद नहीं आए। पुलिस की बहुत हैवी और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तिवारी जी? और राकेश जी, पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जिन्होंने इतना बड़ा हमला किया, हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, और आप कह रहे हैं कि आगे भी हमले की प्लानिंग की जा रही है? बिल्कुल हो रही है। और उसके अंदर में जैसे मैंने कहा कि एक तरह का, जैसे चंद्रा आर्या जी का एक ट्वीट उन्होंने कहा है कि जिसमें खुल करके कहा, और हम लोग ये कल देख भी पा रहे हैं कि जब एक पुलिस अधिकारी पकड़ा जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में जो है वो खालिस्तानी समर्थक घुस चुके हैं और कई जगह पे घुस चुके हैं वो, और जहां पर वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब आपकी पुलिस व्यवस्था में, आपकी शासन व्यवस्था में ऐसे लोग आ जाएंगे, जैसे जिक्र भी किया गया जो कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री थे हरजीत सिंह सज्जन के बारे में, तो उनके बारे में भी कहा गया कि वो खालिस्तान के समर्थक थे पूरी तौर पर। तो ये खालिस्तानी जो है वो पूरी तौर पर सरकार की व्यवस्था में एक तरह से शामिल हो चुके हैं और वो निर्णय ले रहे हैं। जगमीत सिंह के बारे में भी यही बात कही जाती है। बिल्कुल, ये अपने आप में वाकई में एक चिंता की बात भी है, और दूसरी तरफ ये खुद कनाडा के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इस कम्युनिटी क्लैश को पैट्रोनाइज किया जा रहा है, इस सामुदायिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की जो प्रवृत्ति बनाई जा रही है उसको भी आश्रय प्रश्रय दिया जा रहा है। और अब आपको कनाडा का हिंदू और सिख फैक्टर के बारे में भी बताते हैं कि दोनों की कितनी अहमियत है कनाडा के अंदर। जरा कुछ नंबर पर हम गौर करते हैं तो आबादी की बात करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म यहां पर तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और आबादी यहां है 8,30,000, 2.3% आबादी का हिस्सा है। 246 मंदिर हैं यहां हिंदुओं के कनाडा के अंदर। ये हिंदू फैक्टर वहां पर नजर आ रहा है। जी और दीपक ओबरॉय कनाडा में पहले हिंदू सांसद भी चुने गए। अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री भी बनी। तो ये कनाडा का जो हिंदू फैक्टर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बात करते हैं कनाडा के सिख फैक्टर की। आबादी 7,70,000 की, आबादी में हिस्सेदारी 1.9% की। 1993 में पहली बार सिख उम्मीदवार ने कनाडा के अंदर जीत हासिल की और 2021 में 15 सिख सांसद यहां से चुने गए। ट्रूडो की पार्टी में 12 सिख सांसद बने हैं। तो ये आबादी और इन्फ्लुएंस का डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। सिंगल सर, ये चीज जो हमने एक डेमोग्राफिकल इन्फ्लुएंस की बात की, क्या ये सिर्फ बात संख्या की है या फिर कुछ और भी बात है? बात संख्या की है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई सारे देश हैं जहां हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये स्थिति वहां हम नहीं देखते कि हिंदू किसी के धार्मिक स्थल में घुसे, वहां पर वो वायलेंस करे, मारपीट करे, लूटपाट करे, सरकार के ऊपर इस तरह से दबाव बनाए कि वो इस चीज को पैट्रोनाइज करे। ये कनाडा में ही क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है, ये सिर्फ आबादी के डिफरेंस का मामला है या कुछ उससे बहुत आगे की बात है? ये क्या है कि जी जैसे मैंने आपसे कहा
कि ये कनाडा में जो है हिस्टोरिक का जो ऐतिहासिक है ये कुछ वहाँ पे कि खालिस्तानी जो सपोर्टर हैं वो हमेशा वहाँ पे पैट्रोनाइज किए गए क्योंकि उनकी वॉइस बहुत थी और उनका वो बहुत बड़ा गढ़ बनता रहा। और वो क्योंकि वो इनको जैसा मैंने कहा कि इनके फादर जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनके फादर भी इन्वॉल्व थे। और एक वोट पॉलिटिक्स तो खैर है ही है कि नंबर है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम सिख बात कर रहे हैं 1.9%, लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा कि कितने परसेंट या कितने लोग एक्चुअली खालिस्तानी हैं। जो जितनी सिख कम्युनिटी है हम उसको सेम ब्रश से उनको पेंट नहीं कर सकते बिल्कुल कि वो सारे जो सिख हैं वो सारे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स वेरी मिनिस्कुल नंबर, छोटा सा नंबर है जो कि खालिस्तानी सपोर्टर है। लेकिन साहब आप जो बात कह रहे हैं ना ज्यादा है जी, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उस पर तिवारी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कनाडा से। राकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों के ऊपर इन एक्सट्रीमिस्टों ने, इन अतिवादियों ने, आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है। और जब वो उनके मैनेजमेंट में शामिल हो जाते हैं तो उससे जाहिर यह होता है जो कनाडा के पॉलिटिशियंस उनको लगता है कि यही लोग मेजॉरिटी में हैं और वो फिर खुल करके अपने खालिस्तानी एजेंडे का प्रचार करते हैं। और जो तमाम राजनेता हैं चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों वो उनकी रैलियों में, नगर कीर्तनों में उसमें जाते हैं जहाँ खालिस्तानी झंडों का, उनके नारों का, उनकी बातचीत का शोर होता है। तो प्रोपेगेंडा आम सिख, मैं नहीं कहूंगा कि वो जो है वो हिंदुओं के खिलाफ में है या भारत के खिलाफ में है, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जिसके कारण से कनाडा की सरकार और कनाडा के जो एस्टेब्लिशमेंट में लगे हुए लोग हैं उनको लगता है कि यही लोग सर्वे सर्वा हैं। और हिंदू कम्युनिटी के ऊपर ये जो डायरेक्ट बात पूरी कर सकते हैं, जो इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति है उसके बारे में राकेश जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया। ऐसा लगता है कि एक घाव को नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस फॉर मी जी बिल्कुल, सिंगल साहब अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही है कि ये जो है पिछले 15-20 साल से ये कोशिश करी जा रही थी कि जो मॉडरेट फैक्टर थे उनको जो है मैनेजमेंट से निकाला जा रहा, उनके साथ में मारपीट करी जाती थी। और अब जो है उन्होंने, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जो मैनेजमेंट है उसमें सारे खालिस्तानी घुस गए हैं और जो मॉडरेट जो लोग हैं वो एक चुपचाप शांत बैठ गए हैं। और कैनेडियन गवर्नमेंट और जो भी पॉलिटिशियन है उनको लग रहा है कि भाई ये खालिस्तानियों का सपोर्ट करेंगे तो हमारा काम होगा, नहीं तो हमें वोट नहीं मिलेगी। ये बात जो है बिल्कुल सही है और इसके लिए हमें ये भारत सरकार पहले से उनको चेतावनी देती रही है कनाडा सरकार को कि जो है ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन कनाडा की सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो कहने लगे कि वो उनका कहना था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें सर एक बड़ा ही खतरा इसमें जुड़ा हुआ है। अचल सर, मैं चाहूंगा आपका कमेंट इस पर कि अगर यही तरीका रहा और हिंदू कम्युनिटी अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी तो क्या कनाडा की सोसाइटी, कनाडा की सरकार ये अफोर्ड कर सकती है कि वो अपने सड़कों पर दो कम्युनिटी के दंगे होने को अलाउ कर दे, उस पर आंख मूंद के बैठ जाए? क्योंकि स्थिति तो उसी तरफ जा रही है, क्योंकि इसमें धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल किया जा रहा है हर वायलेंस के पहले, हर हमले के पहले। देखिए, मैंने अपनी पहले इंटरवेंशन की शुरुआत में ही ये कहा था कि कनाडा अपने लिए जो है खाई खोद रहा है, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इनकी सोसाइटी को और भी डिविसिव बना रहा है। और आने वाले वक्त में अगर सिख एक्सट्रीमिस्ट की जो डिमांड है खालिस्तान की, वो एक अलग रखिए, अगर वो उस सब डिमांड के चलते हुए हिंदूज के खिलाफ एग्रेशन दिखाएंगे, हिंदू टेम्पल्स के खिलाफ एग्रेशन दिखाएंगे, तो फिर हिंदू सोसाइटी को एक साथ आना ही पड़ेगा। आप जो वीडियो क्लिप दिखा रहे थे, अगर मैंने ध्यान से सुना तो धर्मगुरु भी यही जो हिंदुस्तान में बात चलती है, बटोगे तो कटोगे, मुझे लगा उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा, अपील करी कि हिंदू सोसाइटी भी यूनाइट हो। बिल्कुल, अब यूनाइट होंगे तो कन्फ्रंटेशन होगी। आप लंदन में आप एक दो नहीं कई बार जो आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम रॉयल्स हुए हैं, क्योंकि वहाँ
हिंदू सोसाइटी कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये सिचुएशन रोक सकता था, ब्रिटिशर्स भी रोक सकते थे एक ज़माने में, नहीं रोकी उन्होंने, और उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। यही सिचुएशन कनाडा में आएगी और यही चीज़ उन्हें समझनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो वो डिमांड है उनकी खालिस्तान बनाने की। वो खालिस्तान हिंदुस्तान में तो बनने से रहा, लेकिन कल ये खालिस्तानी कनाडा की सरजमीन पे कोई ऐसी इस डिमांड को लेके बैठ जाएंगे। बिल्कुल। ऑलरेडी एक काफी सब करंट है, वो फ्रेंच स्पीकिंग कैनेडियंस जो हैं वो इसको बाइफरकेट करने की बात करते हैं। कनाडा किस तरह से खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की शय पर यहां पर काम हो रहा है। कनाडा से भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर। कनाडा में 20 बड़े खालिस्तानी आतंकी आज की तारीख में मौजूद हैं। तो देखिए, खालिस्तानियों को समर्थन ट्रूडो की मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? ऐसा क्या है कि ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों के सामने झुकती नजर आ रही है? जरा उसके कुछ पॉलिटिकल एंगल को भी समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले कनाडा की संसद और उसके स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, 338 सांसदों की संख्या है, वहां पार्लियामेंट्रियंस की संख्या है, और बहुमत के लिए कितना नंबर चाहिए? जो मैजिकल नंबर है वो है 170। जी हां, अब ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसदों को अगर काउंट किया जाए तो उनकी संख्या है 158। यानी जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को बहुमत हासिल नहीं है। मजबूरियां कई हैं। मजबूरी है क्या? ये देखिए, ट्रूडो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेते हैं। एनडीपी का मुखिया कौन है? जगमीत सिंह है। ये प्रो खालिस्तानी पार्टी मानी जाती है। जगमीत सिंह कट्टर खालिस्तान समर्थक है और उससे समर्थन लेना पड़ता है किसको? जस्टिन ट्रूडो को। जगमीत की पार्टी एनडीपी के कुल 24 सांसद हैं कनाडा के अंदर। और देखिए, अब तक एनडीपी के भरोसे ट्रूडो की सरकार को बहुमत है, यानी सरकार चल रही है। और खास बात क्या है, तो इसी साल अगस्त में एनडीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, यानी कि सरकार पर संकट, और बहुमत परीक्षण में ट्रूडो को दूसरी पार्टी का समर्थन मिला है। तो ये जो नंबर्स हैं उसका भी फेर है। और एक तरीके से जैसा हम सुन भी रहे अपने मेहमानों के माध्यम से कि इनके पिता का भी रवैया कुछ कुछ ऐसा ही था। राकेश तिवारी जी, अब सवाल वहीं पर घूम फिर के आता है कि क्या कनाडा को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक देने पर ट्रूडो आमादा है, सिर्फ इसलिए कि सरकार चलती रहे? जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा बड़ी गंभीरता के साथ में कि जिस आशंका की बात आप कर रहे हैं वो आशंका आज फलीभूत होती हुई दिखी है। क्योंकि आज हिंदू युवा और हिंदू समुदाय के लोग अपने मंदिर की रक्षा के लिए डंडे और अपने हथियार लेकर के सन्नद्ध खड़े नजर आए। और इसी में हमें खबर ये मिल रही थी कि खालिस्तानी जो हैं वो वहां पर आने वाले हो, बड़ी भारी संख्या में पुलिस प्रेजेंस थी। तो इसमें बिल्कुल आम हिंदू और आम सिख और आम कैनेडियन इस लिहाज से डरा हुआ है कि यहाँ पर कोई इस तरह के दंगे फसाद ना हो। और इसमें मेरी कुछ जर्नलिस्टों से भी बात हुई और उसमें पूरी तौर पर कनाडा सरकार के द्वारा जो खालिस्तानियों के प्रति फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो उदासीनता बरती गई है और एक लिहाज से उनको प्रश्रय दिया गया है कि वो भारत के खिलाफ में और पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाने की जो पूरी मुहिम है और तिवारी उसको यहाँ पर जो भारत समर्थक लोग हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जल्दी से एक लाइन में इसका जवाब दीजिएगा। हिंदू अपने लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या भारतीय मूल के जितने भी लोग मौजूद हैं वहां पर कनाडा के अंदर अक्रॉस ऑल द कम्युनिटीज, सबका समर्थन उन्हें मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल। यहाँ तक कि आमतौर पर जो सिख कम्युनिटी है जो कि खालिस्तान समर्थक नहीं है वो लोग भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो मजबूर होते हैं क्योंकि ये जो खालिस्तानी है फिर उन्हें चिन्हित करते हैं और चिन्हित करने के बाद में उनको धमकाया जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि खालिस्तानियों का प्रभाव जो है वो कनाडा के अंदर बढ़ता जा रहा है, घाव को नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, भारत में भी है। मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं कि मेरी कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई कि वो वहां से भारत से वो यहाँ पर आए और यहाँ पर भी उन स्टूडेंट्स को ये उनके माँ बाप को धमकी होती है कि भाई अगर आपके साथ में हम बुरा व्यवहार हो सकता है, किया जा सकता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तिवारी जी आपका कनाडा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंगल साहब और अचल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये समस्या जो है ये सिर्फ कनाडा तक ही सीमित नहीं है, बांग्लादेश के भी हाल बुरे हैं। बिल्कुल, पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। अपनी सुरक्षा को लेकर हिंदू समुदाय बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यूनिस सरकार उनको सुरक्षा देने में फेल साबित हुई है। यही नहीं, शेख हसीना के समर्थकों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है। एक तरफा और पक्षपातपूर्ण जानकारी देने को लेकर यह नोटिस भेजा गया है भारत सरकार की तरफ से। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर, भारत सरकार ने विकिपीडिया में पक्षपात की शिकायत की है। विकिपीडिया में गलत जानकारियां दी जा रही हैं। विकिपीडिया मध्यस्थ के बजाय प्रकाशक क्यों ना माना जाए, ये कहा गया है भारत सरकार की तरफ से अपनी शिकायत में। और विकिपीडिया पर गलत और पक्षपातपूर्ण जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।